हेलो हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही सुंदर चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं डिटेल में रिवाइज कराऊंगा। इस रिवीजन का मकसद सिर्फ मतलब मैराथन नहीं रहेगा, बल्कि समझाना भी रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर, और अगर तुमने कंसेप्ट को पकड़ लिया ना, तो तुम इसमें बहुत मतलब आराम से याद करते हुए जा सकते हो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं नेगो को छोड़ दूं। नेगो को छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं एडवांस से बता रहा हूं। 2/3 आसान, 2/3 ऑफ द नेगो इज इजी, 1/3 इज लिटिल बिट हार्ड। हार्ड मतलब नॉट समझ में नहीं आएगा, हार्ड मतलब कि मेहनत लगेगा। पर 2/3 इजी है, कंसेप्चुअल है, 1/3 इज मेहनत वाला। ओके, तो छोड़ना नहीं है, अच्छे से पूरा धीरे धीरे मैं समझा दूंगा करा के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? 3। प्रॉमिसरी नोट, लाइन से एकदम, सेक्शन नंबर 4 प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 6 चेक। तो कंसेप्चुअली समझते हैं सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ये देखो इधर, बायर ने सेलर से गुड्स खरीदा है 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपया पेमेंट करने के बदले एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर दे दिया। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? जो पेयर होता है ना, वही बनाता है खुद। ही इज नोन एज द मेकर, ही इज नोन एज द मेकर। इसी को पैसा देना और यही वचन दे रहा है। प्रॉमिसरी नोट की भाषा ग्रामर में फर्स्ट पर्सन में होती है, आई प्रॉमिस, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या होती है? फर्स्ट पर्सन। तो ये देखो, बायर जो है, मिस्टर है, वो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। डेट लिखेगा, लुक एट द ग्रीन बॉक्स, डेट लिखेगा, स्टैंप लगेगा। क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर। इसका मतलब है या तो मैं बी को दूंगा, या बी अगर किसी को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दे तो मैं उसको दूंगा, जो भी होल्डर उसको दूंगा। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर व्हाट? अ सम ऑफ रुपीज 5 lakhs, मतलब अ सर्टेन अमाउंट। कब दोगे सर? 3 months आफ्टर डेट, तो 3 महीने बाद दूंगा मैं। तो आज से 3 महीने बाद। अब ये नीचे मेकर है, ये साइन करेगा मिस्टर है और पकड़ा देगा। तो जिसने जिसको पैसा देना है वही बना रहा है प्रॉमिस नोट, और बनाकर सेलर को पकड़ा दिया। अब सेलर के पास ना 3 ऑप्शन होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। जो सेलर या होल्डर होता है उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो मैं चुपचाप इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के बैठ जाऊं मैच्योरिटी तक, 3 महीने तक वेट करूं, तो वो पैसा दे देगा। या फिर मेरा और भी कर्ज है, मुझे भी तो चुकाना है किसी को, है ना। तो मैं भी पेमेंट के लिए ये नोट इस्तेमाल कर लूं। सेलर को ये नोट मिला, सेलर किसी और से माल लिया, उसको ये नोट पकड़ा दिया, वो किसी और को पकड़ा दिया, एंडोर्स कर दूं टू डिस्चार्ज माय ऑब्लिगेशंस। या थर्ड, मुझे रोकड़ा चाहिए, मैं जाके बैंक से डिस्काउंट करा लूं। बैंक में डिस्काउंट कराओगे तो बैंक 5 लाख पे 3% का ब्याज काट के आपको दे देगा, और बैंक फिर जाके मिस्टर ए से रिकवर कर लेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो होल्डर के पास 3 विकल्प है, चुपचाप होल्ड करके बैठ जाओ, या फिर एंडोर्स करके अपने ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करो, या बैंक से डिस्काउंट करा लो, ठीक है। इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। दोनों ही अनकंडीशनल होते हैं, प्रॉमिस और बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें कोई कंडीशन नहीं हो सकता, वरना सामने वाला तो फिर लेने से मना कर देगा ना। तो देयर हैज टू बी नो कंडीशन कि मैं दूंगा, बस दूंगा, कोई शर्त वर्त नहीं। अब 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बेयरर या ऑर्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट कैन बी ट्रांसफर्ड। नेगोशिएबल का मतलब जिसको इजीली ट्रांसफर कर सके। अब वो 2 तरह से नेगोशिएट होता है, ट्रांसफर होता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट अगर है तो बस आप सामने वाले को दे दो, उसका हो जाएगा, मियरली बाय डिलीवरी। मियरली बाय डिलीवरी, ये लाइन अभी 3-4 बार आने वाली है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर है तो मैं जब दूसरे को दूंगा तो पीछे अपना साइन करूंगा और फिर लिखूंगा पे टू दैट पर्सन। तो साइन एंड डिलीवरी, एंडोर्स एंड डिलीवरी, ठीक है। साइन को बोलते हैं इंडोर्स करना। इंडोर्स की 2 स्पेलिंग चलती है, आई से भी बोल सकता है, ई से भी हो सकता है, इंडोर्स एंड डिलीवरी। ये इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन चेन। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ऐसे इट कैन गो ऑल टू इन्फिनिटी। ये लूप क्लोज नहीं होता। अरे सोचो ना, करेंसी नोट, अगर 100 रुपए का नोट आज आरबीआई ने बैंक को पकड़ा है, बैंक ने किसी कस्टमर को दिया होगा। अब वो कस्टमर किस किस को पे कर रहा है, कहां तक वो जाते जा रहा है, 100 का नोट, कोई लिमिट है क्या? इन्फिनिटी, कोई काउंटर तो है नहीं उसका। नाउ नेगोशिएशन के जो तरीके होते हैं, बेयरर और ऑर्डर, उसको समझने के लिए डायग्राम है। दिस हरा वाला 2 बार फोटो है, दिस इज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सामने वाला, एंड दैट इज द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फेस पे क्या लिखा है सर? वही जो ऊपर लिखा था, प्रॉमिस टू पे 5 लाख रुपए आफ्टर 3 months, ठीक है। अब ए ने बी को दिया,
बी सी को देना चाहता है, तो लेट्स से ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो टेक्निक क्या होगा, बी विल साइन एंड ही विल राइट पे टू सी। सी डी को देना चाहता है, क्या करेगा, सी विल साइन पे टू डी। डी को देना चाहता है, डी विल साइन पे टू ई, ऐसा लिखते जाएगा। जब ये आप एंडोर्समेंट कर रहे हो ना, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को दिया, जब एंडोर्सर और एंडोर्सी दोनों का नाम लिखा जा रहा है, एंडोर्सर और एंडोर्सी दोनों का नाम लिखा जा रहा है, इट इज कॉल्ड फुल एंडोर्समेंट, इट इज कॉल्ड फुल या कंप्लीट एंडोर्समेंट। इससे आप चेन निकाल सकते हो पूरा। आप इसको देखते समझ जाओगे, ए ने बनाया, बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, ई डी ने ई को, पूरा चेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट में ऐसा होता है, देखो जरा, बी ने किसको दिया, सी को, सी ने साइन किया, अब सी ने ऊपर पे टू डी नहीं लिखा, डी का नाम नहीं लिखा, तो ब्लैंक छोड़ दिया। एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा, एंडोर्सी का नाम ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अब डी का नाम तो लिखा नहीं है, तो डी जब ई को देगा तो डी को साइन करने की जरूरत नहीं है। ई ने भी अपना नाम नहीं लिखा, तो ई भी साइन करने की जरूरत नहीं है। फिर एफ को दिया, एफ ने बोला मैं अपना नाम लिखूंगा, तो एफ ने अपना ऊपर नाम भर दिया यहाँ पे ब्लैंक में। तो एफ ने ब्लैंक को भर के ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर दिया। एक बार जैसे ही फुल एंडोर्समेंट हुआ, वंस अगेन इट बिकम्स एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब एफ ने अगर अपना नाम डाला है, अब एफ अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी को पास करना चाहता है तो साइन करना पड़ेगा ना एफ को। ठीक है, नाउ यहां पर जब एक बाहर वाला आदमी इसको देखेगा तो उसको तो चेन ऐसा लगेगा, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने एफ को दिया, उसको थोड़ा पता है डी और ई बीच में थे, तो यहाँ पे चेन का एक भाग पता नहीं चलेगा हम लोग को। इधर देखो, ए से लेकर सी तक ये क्या था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सी ने ही तो ब्लैंक साइन मारा ना और बना दिया क्या, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। तो डी और ई के दौरान क्या था, बेयरर, फिर एफ ने अपना नाम भर के फुल एंडोर्समेंट किया, तो फिर से बन गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग को डायलॉग याद करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स ऑर्डर इनटू अ बेयरर, फुल एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स बेयरर इनटू एन ऑर्डर। पेई के पास तीन ऑप्शन होते हैं, रख के रखो, एंडोर्स कर दो, बैंक से डिस्काउंट करा लो। कंसेप्चुअल चल रहा है अभी तक पूरा। प्रॉमिसरी नोट, डिफाइन प्रॉमिसरी नोट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 पेजेस के नोट्स है नेगोशिएबल में। ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी, मतलब 2/3 एकदम लल्लू आराम से रिवाइज हो जाएगा। ये देखो 29 पेज तक जा रहा है ये। ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ डैश, वेरी गुड, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन मतलब फिक्स्ड सम ऑफ मनी ओनली, मनी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। टू whom, टू बी, पर्सन बी, और हिज ऑर्डर मतलब एंडोर्सी और पेयर। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल्स, ये सब 4 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एसेंशियल्स, एकदम लल्लू है यार। राइटिंग होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल, साइंड बाय द मेकर, पे मनी ओनली, या तो अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए सर्टेन, या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। जैसे मान लो उस पे लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी 5 लाख अलॉन्ग विथ 12% पर एनम इंटरेस्ट, तो इसका मतलब 5 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना, 5 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12, 3 महीने का था सपोज, तो निकाल सकते हो कि नहीं। तो आइदर इट इज सर्टेन और ascertainable। ठीक है, मेकर एंड पेयर मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी सेम, मेकर एंड पेई, मेकर और पेयर तो एक ही होता है, मेकर और पेई मस्ट बी डिफरेंट पर्सन। अरे ए कैन नॉट प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, नो, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, तो देन दैट्स नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, स्टैंप होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उल्टा होता है थोड़ा। जिसको पैसा लेना है वो बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, और ऑर्डर दे रहा है पेयर को कि तुम पैसा दो, ऐसे ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर। इसकी भाषा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं होती, थर्ड पर्सन होती है। इसकी भाषा थर्ड पर्सन न्यूट्रल होती है एकदम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, बल्कि जिसको पैसा लेना है वो सामने वाले के ऊपर एक बिल ड्रॉ करके उसको आदेश देता है तुम पैसा दो, और बिल बनाकर उसको देता है कि तुम एक्सेप्टेंस दो। तो ये बात ना बहुत सारे जन समझते ही नहीं है, इसीलिए उनको बिल में दिक्कत होती है। ठीक है, इधर देखो, बायर ने वही क्रेडिट पे माल लिया 5 लाख का,
सेलर से। हु इज द पेई? सेलर, उसको पैसा मिलना चाहिए, तो सेलर बिल ड्रॉ कर रहा है। सेलर ड्रॉज, ब्लू कलर, ड्रॉज द बिल। और इसकी लैंग्वेज थर्ड पर्सन होती है ग्रामर में, ठीक है। वो ऐसा लिखेगा, मिस्टर ए शैल पे टू मिस्टर बी योर ऑर्डर, मिस्टर ए शैल पे टू मिस्टर बी योर ऑर्डर अ सम ऑफ 5 lakhs आफ्टर 3 months। और फिर वो अपना साइन कर देगा, ड्रॉवर मिस्टर बी। अब जिस द पर्सन हु हैज टू पे मनी ही मस्ट एक्सेप्ट इट, तो बी ड्रॉ करके ए को भेजेगा। ए इज द ड्रॉई, क्योंकि उसमें ऑर्डर में यही लिखा है ए शैल पे टू बी, तो ए इज द ड्रॉई। अब ए अपना साइन कर देगा एक्सेप्टेड, तो फिर ए बन जाएगा एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ द एक्सचेंज। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन 48 hours ऑफ प्रेजेंटमेंट। बी ने ए के पास जब बिल भेजा, नजर किया, उसकी नजरों के सामने आया, तब से 48 hours के अंदर ए शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं। अब मान लो बी ने, एक बार ऐसा सोचो तुम जरा, जिसमें बता रहा हूं, ए इज द ड्रॉई, बी इज द ड्रॉवर। बी ने ड्रॉ किया और बिना एक्सेप्टेंस के ही चेन में छोड़ दिया। मान लो कि मिस्टर ए का बाजार में बहुत रेपुटेशन है, क्रेडिट है, तो लोग मान भी गए, तो बिल बना, बट एक्सेप्टेंस के पहले ही बी ने सी को, सी ने डी को ऐसे दे दिया। अब फाइनली डी बोल रहा है कि यार मैं एक्सेप्टेंस कराना चाहता हूं, तो डी ने ए को भेजा एक्सेप्ट कर दो। तो जैसे ही ए के हाथ में आया, ए शुड एक्सेप्ट विद इन, एंड एक्सेप्ट करते वक्त शुड ए पुट एनी कंडीशन? ठीक है, अगर उसने 48 आवर्स में एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उसने कोई कंडीशन डाल दी, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, हाँ, भरोसा होना चाहिए। देखो, बिल और प्रॉमिसरी नोट भरोसे पे चलते हैं, तो आप पे भरोसा है तभी, वरना कोई लेगा क्या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट? लोग तो आजकल चेक भी लेने से डरते हैं, क्योंकि चेक बाउंस हो सकता है। तो बिल प्रॉमिसरी नोट पे यकीन कौन करेगा? तो भरोसे का गेम है। बिल प्रॉमिसरी नोट आज के युग में भी एग्जिस्ट करता है, पर रेयर है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब डील करती है तो वहां पे मिलता है, वरना बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। टुडे एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन पेमेंट, इनफैक्ट चेक भी अब उतना यूज नहीं होता। अरे ये लॉ कितना पुराना है भाई, 1881। जस्ट इमेजिन करो, आज का युग में चलेगा क्या ये सब? आज हर चीज ऑनलाइन पेमेंट है। तुम दुकान में गए, तुमने सपोज वहां पे 200 रुपये का खाना खाया, तो तुम उसको क्या बोलोगे? रुको भैया, आपको प्रॉमिसरी नोट बना के देता हूँ। कि सीधा तुम मोबाइल निकाल के क्यूआर कोड से पेमेंट कर दोगे? आज तो पूरा युग यूपीआई ट्रांजैक्शंस का युग चल रहा है। तो कंफर्टेबल यूपीआई ट्रांजैक्शन हर जगह। आप देखो, कंफर्ट है, कन्वीनियंट है, चेंज का कोई चक्कर नहीं है, जेब में कैश जाने का चक्कर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सपोज आई हैव टू पे 129 रुपीज टू पर्सन एंड आई डोंट हैव चेंज ऑफ 130 रुपीज, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यूपीआई में तो आप सीधा जो अमाउंट डालना है डाल के पेमेंट कर दो यार, है ना। कंफर्ट लेवल कितना हाई हो गया है। टुडे यू डोंट हैव टू कैरी कैश इन योर पर्स। मतलब मुझे अपने पर्स में हमेशा 1000-2000 रुपए कैश रखना पड़ता था खर्चे के लिए, भी मैं नहीं रखता हूँ। आई हैव द मोबाइल फोन, आई वॉक फ्रीली, कहीं भी जाना है मेरे को मालूम है मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा। लोगों के पास कार्ड की मशीन नहीं रहती, पर यूपीआई का कोड जरूर रहता है। कार्ड समझो ना, डेबिट कार्ड, तो कार्ड का मशीन भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पर यूपीआई आपको हर छोटे मोटे दुकान गुमटी हर जगह मिलने वाला है। सैलून जाओगे, उसके कोड लगा हुआ है। तुमको बाजार में फ्रूट वाले के पास जाना है, फ्रूट्स लेना, उसके कोड लगा है। पान बीड़ी वाले क्यूआर कोड रखे हैं। बड़ी दुकानें तो छोड़ दो, छोटे छोटे लोगों के पास क्यूआर कोड है। तो कहाँ ये इस युग की हम बात कर रहे हैं? पर बड़े कंपनियों में मैं बोल रहा हूँ ये होता है आज भी। hyundai में ऑडिट पे मैं गया था, वहां पे देखा है मैंने, hyundai अपने सप्लायर्स को देता है बिल्स। डिफाइन, bill is an instrument containing a dash to pay a certain sum of money only to a person order bearer। essentials भाई वो सेम सेम है, promissory note वाले इसके सेम सेम टाइप के होंगे। अब ये क्या आ गया जिंदगी में? चेक, सेक्शन नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल, चेक सेक्शन 6 है। 4 promissory note, 5 bill, 6 check।
मैं सिद्धार्थ हूँ, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, तो मुझको आप क्या बोलोगे? अकाउंट होल्डर। अब मुझे रमेश को 5 लाख रुपया देना है, तो मैंने एक चेक बनाया, आई एम द ड्रॉवर ऑफ द चेक, आई ड्रॉ इट, आई एम द ड्रॉवर ऑफ द चेक। और ये चेक किस बैंक का है? HDFC। तो HDFC क्या है? ड्रॉई बैंक। और यही पैसा पेमेंट करेगा पेइंग बैंक। तो मैंने चेक ड्रॉ किया, मैंने क्या लिखा? HDFC बैंक का ही चेक बना हुआ है। चेक का लीफलेट तो बैंक बना के देता है ना। तो HDFC बैंक, डेट, पे रमेश। देखो मैंने प्रॉमिस नहीं किया कुछ भी, आई प्रॉमिस टू, मैंने सीधा आदेश दिया, पे रमेश। HDFC बैंक, पे रमेश। इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। द लैंग्वेज का टोन इज थर्ड लैंग्वेज, थर्ड पर्सन, एंड वो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी भाषा है, पे रमेश। ठीक है, तो पे रमेश 5 लाख रुपीज। अच्छा, check is like a bill of exchange, but there are two differences. The drawee is a bank, and number two, यहाँ maturity period नहीं होता, it is payable on demand. मैं चेक पे जो डेट डालूंगा उसी दिन से वो पेएबल हो जाएगा। ठीक है, चेक में कभी आप नहीं लिखते आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने चेक रमेश को दिया। रमेश कौन है? पेई। पेई। रमेश पैसा उठाना चाहता है, दो तरीके हैं। या तो रमेश चेक लेके मेरे बैंक में पहुंच जाए HDFC में, बोलो देखो सिद्धार्थ ने चेक दिया, तुम लोग कोई आदमी अकाउंट होल्डर, पैसा दो, तो मेरा बैंक पेमेंट करेगा। या दूसरा, रमेश वो चेक लेके अपने बैंक में जमा कर दे। उसका बैंक है ICICI बैंक। अब उसका बैंक जो है मेरे बैंक से पैसा मांगेगा, उसके बैंक को क्या बोलोगे? कलेक्टिंग बैंक। वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू मेरे बैंक से पैसा मांगेगा। अब ये जो क्लियरिंग का प्रोसेस होता है ना, इसमें सिस्टम क्या होता है? फिजिकल चेक की एक फोटो उठाई जाती है और फिर फिजिकल चेक को काट दिया जाता है। काट देने का मतलब है अब अगर खो भी गया तो बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोटो उठाने के बाद काटा जाता है, काटने के बाद उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। क्या बोलते हैं? लिखा होगा ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, और मेरा बैंक जो उसको पेमेंट कर देगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। विच वन इज सेफ, गोइंग टू माई ब्रांच एंड कलेक्टिंग कैश, या कलेक्टिंग थ्रू अ बैंक? कलेक्टिंग थ्रू बैंक इज सेफ। कल को रमेश के यहाँ से चेक हो गया और कोई एरा गैरा आके मेरे बैंक से उठा के चला गया कैश, तब तो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। पर पेमेंट अगर बैंक में गया है तब तो आप ट्रैक कर सकते हो ना। सोचो मेरे नाम का चेक आया ICICI से, ICICI ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया, अकाउंट पे ही चेक है, मेरे अकाउंट में आया। अब मान लो मेरे पड़ोसी का नाम भी सिद्धार्थ अग्रवाल है, उसने चेक ले लिया, जाके जमा कर दिया, तो उसके अगर अकाउंट में जमा हुआ है तो हम लोग बाद में ढूंढ लेंगे ना, यही चुट्टा है, इससे जाके पैसा रिकवर करना है। लेकिन अगर काउंटर पे जाके बैंक से कैश निकाल लिया तब तो आप ढूंढ नहीं सकते। तो बैंक वाले करते भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को जो चेक देते हैं ना, वो क्रॉस चेक होता है, चेक के ऊपर ऐसे डंडी बना देते हैं। ये जो हरकत किया ना, 2 लाइन काटा, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है कि मैंने बैंक को बोल दिया है कि काउंटर पे मत देना। अब सपोज अगर मैंने ये क्रॉसिंग करके रमेश को दिया, रमेश मेरे बैंक पे पहुंच गया, लाओ कैश दो, बैंक वाला बोलेगा देखिए सर इस पे क्रॉसिंग है, यानी इसका हम काउंटर पे कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते, या आप अपने बैंक में जमा करो, वहीं पे पैसा जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहे हो ऐसा? 5 लाख का भी नहीं होता है एक्चुअली तो। नहीं, वो पैन नंबर मांग के ज्यादा का भी होता है, पर वो लोग काउंटर पे उठाने देते नहीं है। काउंटर पे आप आज के दिन ना खाली सेल्फ चेक ही उठाते हो जाके। मान लो मेरे को 5 लाख चाहिए तो पे सेल्फ मैं गया, ठीक है, और पैन नंबर देखिए तो आप उठा ही सकते हो ज्यादा भी कैश। डिफाइन चेक, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लैंग्वेज वैसी ही होती है, ड्रॉन ऑन अ बैंक एंड पेएबल ऑन डिमांड, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं होता। इट इंक्लूड्स चेक विच इज ट्रंकेटेड और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक चेक जो होता है वो पेपर चेक नहीं होता, वो सिस्टम में ही जनरेट होता है और सिस्टम में ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आर यूज्ड बाय बैंक टू बैंक, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करता है तब यूज होता है। ये बिल और चेक के बीच में डिफरेंस है और चेक के कुछ एसेंशियल्स हैं। ठीक है, अब आ गया फिर से जिंदगी में लौट के, क्या, बेरर वर्सेस ऑर्डर। तो बेरर का डेफिनेशन 4 पॉइंट्स है। नंबर 1, जब आपने पेई का नाम ब्लैंक छोड़ दिया तो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया, या एंडोर्समेंट ब्लैंक है तो भी वो ऑर्डर से बेरर बन गया, या फिर आपने लिख ही दिया और बेरर तो भी वो बेरर बन गया। बेरर चेक्स आर ट्रांसफरेबल बाय, बेरर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इट इज पेबल टू अ पर्सन और ऑर्डर, या वहां पे फुल एंडोर्समेंट किया है। फुल एंडोर्समेंट का मकसद होता है बेरर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना,
And last, order instrument is transferable by endorsement and delivery. इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये बहुत आता है, इसको याद करने के लिए मैंने एक समरी चार्ट बनाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू वांट टू नो एन इंस्ट्रूमेंट इज इनलैंड और फॉरेन? सर उसी से पता चलेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, फर्स्ट पॉइंट, और कौन से देश के जुरिस्डिक्शन में केस फाइल होगा, इसीलिए पता करते हैं. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे अच्छा, मान लो भारत की करेंसी जो होती है, अगर वो खो जाए और किसी दूसरे देश में पहुंचे, तो वो दूसरे देश के नागरिक को पता चल जाएगा कि वो करेंसी इंडिया का. कैसे? गांधी जी का चेहरा देख के इंडिया लिखा रहता है, करेंसी पे इंडिया लिखा रहता है, तो हर देश की करेंसी पे उसका नाम रहता है. वैसे ही प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस पर स्टैम्प चिपकता है, रेवेन्यू स्टैम्प. रेवेन्यू स्टैम्प पे देश का नाम लिखा रहता है. मैंने रेवेन्यू स्टैम्प दिखाया होगा, फोटो कभी लाल रंग का होता है, तो उसमें इंडिया पक्का लिखा हुआ होएगा ही होएगा. देख रहे हो, भारत लिखा है, नीचे कोना में देखो इंग्लिश में भी होगा, मिला इंडिया. तो ये रेवेन्यू स्टैम्प है. तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा जाता है. इनफैक्ट स्टैम्प पेपर देखिए हो कभी उनमें भी रहता है. स्टैम्प पेपर में भी इंडिया लिखा है कि नहीं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे स्टैम्प रहता है, जिससे पता चल जाता है किस देश का है. इंडिया का है तो इंडिया, यूएसए का है तो यूएसए, जो भी वो लिखा रहेगा. सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हमेशा देखो, प्लेस ऑफ ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस ऑफ ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ टू डिटरमाइन इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, आपको तीन चीजें चेक करनी है. नंबर वन, प्लेस ऑफ ड्रॉइंग. नंबर वन, प्लेस ऑफ ड्रॉइंग. नंबर टू, ड्रॉई कहाँ रहता है. एंड नंबर थ्री, पेएबल एट विच प्लेस, प्लेस ऑफ पेमेंट. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ ड्रॉइंग. लुक एट केस नंबर 4. इफ द प्लेस ऑफ ड्रॉइंग इज आउटसाइड इंडिया, तब कुछ नहीं चेक करना, स्ट्रेट आंसर है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. लेकिन अगर प्लेस ऑफ ड्रॉइंग इंडिया है, तो आपको बाकी चीजें चेक करनी है. अब प्लेस ऑफ ड्रॉइंग इंडिया है, अब दो चीज और चेक करो, ड्रॉई कहाँ रहता है और प्लेस ऑफ पेमेंट क्या है. उनमें अगर एक भी इंडिया हुआ तो फिर ये इनलैंड है, और उन दोनों ही का दोनों अगर आउटसाइड हुआ तो फिर ये फॉरेन है. सपोज ड्रॉन इन इंडिया बट ड्रॉई रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ पेमेंट आउटसाइड इंडिया, देन फॉरेन. और अगर दोनों में से एक भी चीज इंडिया हो जाए तो फिर इनलैंड. ये लिखने का स्टाइल है, जो मैंने समरी चार्ट में लिखा है ना, उसी को मैंने ऐसे टेक्स्ट बना के लिखा है. तो ये आता है एग्जाम में, इनलैंड और फॉरेन. तो तुमको ना टेक्स्ट में लिखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं टेक्स्ट में कैसे लिखूं. एक बार पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ो जरा. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज, नंबर वन, drawn in India upon a resident of India, payable in or outside India. Second, drawn in India upon a non-resident, payable in India. Foreign instrument drawn in India upon a non-resident, payable outside India, या फिर drawn outside India. ठीक है, खत्म होता है ये इनलैंड फॉरेन. अब ये वाली टॉपिक ना थोड़ी मस्त है, ध्यान से सुनना. ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं पहले, फिर थ्योरी. पहले एग्जाम्पल, मिस्टर ए कहाँ रहता है? बर्कले में रहता है. मिस्टर ए इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. ही हैज ड्रॉन द बिल. कहाँ ड्रॉ किया है? बर्कले में. अरे बर्कले में, मैं मिस्टर ए में हूं. बर्कले में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 15%. अगर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, लेट करते हो, तो ब्याज कितना लगेगा? 15%. हमारे देश में 18% है. ठीक है, उस तरफ देखो. मिस्टर बी कौन है? एक्सेप्टर. ही हैज एक्सेप्टेड कि मैं पे करूंगा. तो पेएबल बिल कहां पर है? वॉशिंगटन. द बिल इज पेएबल इन वॉशिंगटन. वहां रेट क्या चल रहा है? 6%. ठीक है, अब इधर देखो. द फॉरेन बिल, ब्लू कलर, द फॉरेन बिल इज डिसऑनर्ड इन इंडिया. अब अगर गलती मिस्टर ए की है, तो उसको ब्याज कितना देना है? मिस्टर ए को 15%. गलती मिस्टर बी की है, तो ब्याज कितना देना है? 6%. अब ऊपर आ जाओ. लुक एट दीज थ्री पीपल. मेकर, ड्रॉवर, ड्रॉवर.
मेकर, ड्रॉवर, मेकर ऑफ फॉरेन प्रॉमिसरी नोट, ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल, ड्रॉवर ऑफ फॉरेन चेक। मतलब तीनों इंस्ट्रूमेंट में ही फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका ड्रॉवर, मेकर वगैरह, इनके लिए कौन से देश का लॉ फॉलो किया जाएगा? द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन। अरे आप तीनों कौन हो? ड्रॉवर हो ना, तो ड्रॉवर के लिए ड्रॉइंग का प्लेस देखेंगे। आप तीनों कौन हो? ड्रॉवर। तो आप लोग के ऊपर कौन सा देश का लॉ लगेगा? जहां वो ड्रॉ हुआ है, प्लेस ऑफ ड्रॉइंग। नीचे देखो, इन दोनों को देखो, एक्सेप्टर ऑफ अ फॉरेन बिल या फिर एंडोर्सर, इन पे कौन सा लगेगा? लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट, लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए क्या है? ड्रॉवर, तो इस पे कौन सा लॉ लगेगा? प्लेस ऑफ ड्रॉइंग। और मिस्टर बी कौन है? एक्सेप्टर, उस पे कौन सा लगेगा? प्लेस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये वही है। इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो यहाँ लिख लो इन कोएट में, इन कोएट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट। 2 पेज का टॉपिक है, बहुत इजी है, इस पे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक सिर्फ प्रॉमिसरी और बिल ऑफ एक्सचेंज में मिलेगा, चेक में नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी अ स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। चेक पे स्टैंपिंग नहीं होता, प्रॉमिसरी और बिल पे स्टैंपिंग होता है, तो ये उसी पे अप्लाई करेगा। ठीक है। उसमें जाने के पहले आई एम टीचिंग यू अ वर्ड, HIDC, फुल फॉर्म, मतलब एकदम पतित पावन। HIDC इज लाइक अ पतित पावन फॉर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई इंसान मुझे पेमेंट करता है, तो क्या मैं उससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम पूछता हूँ? तुम लोग ये अभी खाने पीने गए, तुमने दुकानदार को पैसा दिया, तो क्या पूछा कहाँ से लाए हो चोरी करके? उसको नहीं मतलब है, उसको जरूरत ही नहीं है जानने का कि पेमेंट कहाँ से आया है। करेक्ट बात है ये। वो अज्यूम करता है कि जहां से भी आया है सही आया होगा, वो खुद सही और वो तुमको भी सही अज्यूम करता है। ऐसा ही होता है HIDC, एकदम पतित पावन। सबसे पहले इस आदमी की क्राइटेरिया क्या होती है? इनोसेंट, मतलब इसे नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट जहां से भी आ रहा है बीच में कोई चोर इन्वॉल्व था। मतलब ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, एफ ने जी को दिया, जी ने एच को दिया। मिस्टर एच के HIDC। अब उसको एकदम नहीं पता कि चेन के अंदर कोई चोर बैठा था। ही इज इनोसेंट, गुड फेथ। नंबर 2, इसको इंस्ट्रूमेंट अगर 5 लाख का मिला है, तो इसने भी सामने वाले को 5 लाख का कुछ ना कुछ दिया है, मतलब क्विड प्रो क्यो। नंबर 2 पढ़ो, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है, मुझे जितने वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट मिला है, मैंने उतने वैल्यू का ही आपको दिया है। मतलब मैंने अगर आपको, आप मुझे 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, तो मैंने भी आपके लिए 5 लाख का कुछ ना कुछ किया है, गुड्स या सर्विसेज। तो सेम टू सेम मिला है, ज्यादा पैसा नहीं मिला है। एंड नंबर 3, आई हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है। अब इधर देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आंसर का ही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। अंजलि और सुशील, ठीक है। अंजलि ने सुशील से 15,000 रुपए का माल खरीदा है, और बदले में सुशील को उसने ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट दिया है। तुम बोलोगे सर ब्लैंक क्यों दिया? सपोज दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और बोला कि भाई थोड़ा डिस्काउंट लगा देना, कम कर देना। तो अंजलि बेचारी इस उम्मीद में थी कि 15,000 पे डिस्काउंट लगा के सुशील कुछ कम अमाउंट लिख देगा। ठीक है, सुशील ने कांड किया है। देखते हैं क्या कांड किया है। सुशील ने खुद माल कहाँ से खरीदा है? मनीष से। कोई और माल खरीदा होगा, कितने का? 17,000। तो सुशील ने उस ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट पे 15,000 के बजाय 17,000 भर के मनीष को दे दिया। अच्छा, मनीष ने 17,000 का माल दिया है, और बदले में 17,000 का इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, तो क्विड प्रो क्यो है। और मैं मानूंगा कि मनीष इनोसेंट भी है, तो मनीष क्या HIDC है। अब सुनो, सुशील कैन सू अंजलि ओनली फॉर 15,000, बट मनीष इज HIDC, ही कैन सू अंजलि फॉर हाउ मच? 17,000। ठीक है। तो मान लो मनीष ने अंजलि पे केस ठोक दिया 17,000 का, बेचारी परेशान हो गई, 17,000 कहाँ से आ गया? मैंने तो 15,000 का माल लिया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिस्काउंट, यहाँ तो 17,000 आ गया।
पता चलता है कि ऐसे ऐसे एंडोर्स हुआ है, अंजलि इज बाउंड टू पे 17,000 टू मनीष। लेकिन डरो नहीं, अंजलि फिर सुशील के ऊपर सू कर देगी और उससे 2,000 रुपए रिकवर करेगी। अरे वो बदमाशी, हु इज द अल्टीमेट चीटर इन दिस कहानी? कहा तो सुशील का, सुशील एकदम भी सुशील नहीं है कैरेक्टर का, तो सुशील का के ऊपर सू करके वो 2,000 रुपया रिकवर कर लेगी अंजलि, ठीक है ना। HIDC को लेकिन आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो आप लोग भूलना मत। देखो यार, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्टैंप लगता है, आप लोगों के बीच का इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे स्टैंप का वैल्यू लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 1 लाख रुपए तक का इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर 10 रुपए का स्टैंप लगता है। 1 लाख से 5 लाख रुपए का अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो उस पर 50 रुपए का स्टैंप लगता है, लाइक दैट। सो द स्टैंप वैल्यू शुड बी सफिशिएंट टू कवर द इंक्रीज्ड अमाउंट, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब मान लो ये सुशील बेवकूफ चंद ने 15,000 के बदले 15 करोड़ लिख दिया, तो इतना तो कॉमन सेंस मेरे में है सर कि 15 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट में और 15,000 में जमीन आसमान का फर्क होता है। 15 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टैंप वैल्यू भी बहुत ज्यादा अमाउंट की होगी, उतने का तो लगाया नहीं होगा स्टैंप ना, तो 15 करोड़ लिखेगा तो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब ये थ्योरी एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखो स्टेप बाय स्टेप। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, नंबर वन, पहले तो मतलब बताओ। एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज होली और पार्शियली ब्लैंक। नंबर टू, second condition, the amount on the inchoate instrument should not exceed the maximum value covered by the stamp, ठीक है। what is the liability of the maker acceptor, जो भी बंदा है he cannot, जो मतलब second party था सुशील, he cannot recover more than the intended amount but HIDC can recover the full amount। ये क्वेश्चन आंसर है सुशील वाला है। एम्बिगुअस, इजी है, इजी है। देखो यार, चेक तो देखने में एकदम क्लियर होता है, बैंक का छपा हुआ होता है प्रिंटेड, पर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट तो बेसिकली व्हाइट पेपर में बनता है स्टैंप लगा के। तो मान लो कि जिन लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बनाया ना वो लोग अनाड़ी हैं, उनको एकदम भी भाषा की समझ नहीं है, उनका इंस्ट्रूमेंट देख के समझ ही में नहीं आ रहा कि ये बिल है कि प्रॉमिसरी नोट है। तो इसमें होल्डर के पास चॉइस है, holder can choose it either to be promissory note or to be bill। once the choice has been made, now till the maturity उसको वही माना जाएगा। तो मान लो ABCDEFG, इंस्ट्रूमेंट डी के हाथ में है, अभी डी के हाथ में, डी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के कंफ्यूज है, भाई ये बिल है कि प्रॉमिसरी नोट, तो उसको लगा बिल है तो उसने लिख दिया बिल। अब एक बार इसने डिसाइड कर लिया बिल, तो अब थ्रू आउट टिल द एंड क्या माना जाएगा? बिल। आपकी चॉइस रिवर्स। नेगोशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग? इस चैप्टर का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ एक भी वर्ड का मतलब वो नहीं है जो आम इंग्लिश में होता है। हाँ, ऑर्डिनरी इंग्लिश में नेगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। तुमने सुना कभी नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बार्गेनिंग करना। यहाँ वो मतलब नहीं है। इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है सम डिवाइस, यहाँ वो मतलब नहीं है। या इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट थ्रू विच राइट कैन बी ट्रांसफर्ड, और नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना। तो दो तरह के होते हैं, बेयरर और ऑर्डर। बेयरर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली विदाउट एंडोर्समेंट जस्ट बाय मियर डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। ये क्लियर है क्या? ये देखो चेन में चल रहा है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। डिफाइन नेगोशिएशन, द प्रोसेस, बुक को देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू मेक द अदर पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, बेयरर में ओनली डिलीवरी, ऑर्डर में साइनिंग एंड डिलीवरी। इन बोथ केसेस डिलीवरी इज कंपल्सरी। अब अरे, अब मेरे सामने एक टॉपिक आ रहा है, ये 6-7 मार्क का होता है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है, डिस्कस करूं। पहला, चाहे बेयरर हो या ऑर्डर हो, डिलीवरी इज एसेंशियल। नंबर टू, डिलीवरी जबरदस्ती होना चाहिए, छीन लेंगे जाके हाथ से, कि वॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरी। एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में। सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को इंस्ट्रूमेंट देना चाहता है, तो उसने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंडोर्स वगैरह सब करके रेडी कर लिया।
अभी वाई को दिया नहीं है, बनाकर अपने ड्रॉवर में डाल दिया, ड्रॉवर में डालने के बाद मर गया, तो क्या डिलीवरी हुआ है? नहीं, तो नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं है। तो एक्स ने वाई के नाम पे एंडोर्स भी कर दिया था, रख दिया ड्रॉवर में। अब मान लो अगले दिन जब लाश मिली तो सब कोई गैदर हो गए, वाई भी खड़ा था, तो ड्रॉवर से वो इंस्ट्रूमेंट निकला, वाई बोला वाह मेरा नाम लिखा, थैंक यू एक्स। क्या वाई क्लेम कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को? नहीं, बिकॉज डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड। डिलीवरी जब तक नहीं होगा तब तक नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं है। Who can deliver to whom? Transferor or his agent can deliver to transferee or his agent. एजेंट को दे दिया मतलब मालिक को दे दिया, एक ही बात है। नंबर 5, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली देना, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? मैं मिस्टर ए हूं, मैं बी को दे दूं तो एक्चुअल डिलीवरी, पर बी के स्टाफ को दे दूं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो उसका एजेंट है। ठीक है, अच्छा मान लो मैं ए हूं, मैंने साइन करके फोन करके बी को बोला भाई मैं तेरे लिए अपने पास ही होल्ड कर रहा हूं, तो आई हैव मेड माई सेल्फ द एजेंट ऑफ बी, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैं स्टॉप कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एक बार पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल डिलीवरी। रुको, promissory note is unconditional promise, bill of exchange is unconditional order, बट जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है ना ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो एक दूसरे को जब ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं, दैट कैन बी कंडीशनल, दैट कैन बी कंडीशनल। लुक एट द डायग्राम, मेकर ने पेई को जब दिया तो इट वाज अनकंडीशनल प्रॉमिस, पेई ने जब होल्डर को दिया तो क्या किया उसने? कंडीशनल डिलीवरी। इन केस ऑफ कंडीशनल डिलीवरी, जो होल्डर होगा ना, अनटिल एंड अनलेस द कंडीशन इज फुलफिल्ड, उसके पास वो मालिकाना हक इंस्ट्रूमेंट का आएगा ही नहीं। नीचे पढ़ो, फॉर एग्जाम, एग्जाम में डायलॉग लिखना है, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड conditionally or for special purpose only, the title in the instrument does not pass until that condition has been fulfilled। लेकिन मान लो ये इंस्ट्रूमेंट पास ऑन होते होते किसके हाथ में पहुंच गया? एचआईडीसी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ गया ना, तब कंडीशनल डिलीवरी की कंडीशन ही खत्म हो जाती है। अब कंडीशन पूरी या ना हो, एचआईडीसी पैसा क्लेम कर सकता है। एचआईडीसी अद्भुत है, एचआईडीसी के पास सुपर पावर्स है। एचआईडीसी, इसके नाम के नीचे पिंक में क्या लिखा है? गेट्स वैलिड टाइटल इवन इफ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। डिलीवरी मस्ट बी मेड ऑफ द होल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट डिलीवरी इज नॉट अ डिलीवरी। तो एम ने अपने इंस्ट्रूमेंट का 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा भिजवाया है, तो ये पार्ट डिलीवरी है ना, तो ये डिलीवरी कंप्लीट नहीं है। एम चाहे तो वो टुकड़ा वापस मंगवा सकता है। ठीक है, डिलीवरी रेफर्स टू द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट मियरली अ पार्ट डिलीवरी। अगर पार्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है तो वो डिलीवरी कंप्लीट नहीं, आप अपना इंस्ट्रूमेंट वापस मंगवा सकते हो। ये आज के दिन कौन करेगा? आज के दिन तो सर होगा नहीं, फाड़ते ही खराब हो जाता है। लेकिन सोचो आप, किसी ने अपनी अकल लगाई होगी उन 1881 में, कि इंस्ट्रूमेंट बनाया, 2 टुकड़े किए हैं, क्योंकि एक टुकड़े किसी के हाथ में आएंगे तो कुछ कर तो पाएगा नहीं, दोनों टुकड़े चाहिए, तो एक टुकड़ा मैं ऐसे भेजूंगा, दूसरा टुकड़ा ऐसे भेजूंगा। जूते की दुकान में क्या होता है, खाली एक ही साइज रहता है वहां, मतलब एक ही पैर वाला रहता है। कभी भी तुम शूज वगैरह दुकान में जाओगे तो वहाँ राइट या लेफ्ट लेग का डिजाइन एक ही रहेगा, तो अगर आपको ट्राई करना है तो दूसरा लोग मंगवा के दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट पेयर रहेगा तो चोरी हो सकता है ना। ठीक है, हालांकि ये सब पुरानी बातें हैं। आज तुम मॉल वगैरह में जाओ, वो पूरा पेयर डिस्प्ले में रहता है। ठीक है, एक स्पेस का भी इशू होता है कि 2 रखूंगा तो स्पेस ज्यादा लगेगा, और डिस्प्ले का मतलब क्या है कि आप डिजाइन देख लो, चुन लेना अपना। ठीक है, क्लियर ना? तो किसी ने सोचा होगा 1881 में कि पूरा इंस्ट्रूमेंट अगर एक साथ भेजेंगे तो चोरी होगा, आधा ऐसे भेजूंगा आधा वैसे भेजूंगा तो चोरी नहीं होगा। तो बोला आधा आधा देते हो तो वो कंप्लीट डिलीवरी नहीं है, इट हैज टू बी होल इंस्ट्रूमेंट। मतलब दोनों टुकड़े, अगर मान लो मैंने अपना दोनों टुकड़ा एम ने अपना दोनों ही टुकड़ा एन को निकाल दिया तो वो कंप्लीट डिलीवरी है, पर एक टुकड़ा निकाला और एक टुकड़ा रखा हुआ है तो ये डिलीवरी नहीं है, वापस मंगवा सकता है। ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था हम लोगों ने। लास्ट रूल ऑफ डिलीवरी,
सेक्शन नंबर 57, अरे वो याद नहीं, मर मुर गया, पढ़ो। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट साइंड इट एंड केप्ट इट इन ड्रॉवर एंड देन डाइड। अगले दिन या उसके वारिस लोगों ने वो निकाला और जाके दे के आ गया, ये पापा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। डिलीवरी बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट वैलिड। पढ़ो नंबर 2। Legal representative of the holder cannot complete the negotiation by delivering it to the endorsee because legal representatives are not the agents of the dead man. Okay, काफी आगे आ चुका हूं मैं, काफी आगे, more than 50% में कंप्लीट हो चुका है नेगो में। ठीक है, you look, अभी I have been talking for around 40 minutes and half of nego is done till this point of time। सब conceptual चल रहा था, अभी थोड़ी देर तक और मस्त कंसेप्चुअली चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इजी है, पर वो लेंदी हो जाता है ना कि बोझ लग रहा है, वैसा तो थोड़ा आएगा, पर करेंगे ना उसको भी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ये सबसे खतरनाक है, मेरे साथ हुआ है डिसऑनर ऑफ चेक, मैंने किया भी है, हुआ भी है। किया मैंने जानबूझ के नहीं था, गलती से हो गया था। आईसीआई को मैं फीस दे रहा था, जैसे आई एम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो मुझे हर साल आईसीआई को मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, विकास और मेरे बीच में उम्र, विकास मेरा छोटा भाई है, ही इज ऑल्सो सीए, हम दोनों में उम्र के बीच, उम्र का 3 साल गैप है, मतलब 2 साल 2.5 महीना वैसे होता है ना, 2.5 साल का गैप है, लेकिन सीए डिग्री के बीच में 1 साल का गैप है। ठीक है, वो इत्तेफाक हो गया, मतलब वो भी फर्स्ट शॉट में क्लियर किया, तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं भी रैंक होल्डर हूँ। ठीक है, मेरा लेट हो गया, मेरे टाइम पे सीए कोर्स लंबा था, ज्यादा लंबा था, 5.5 साल का, और जब विकास सीए कर रहा था तो नया स्कीम आ गया था 4 साल वाला। इनफैक्ट तुम लोग को भी वो बेनिफिट नहीं है जो विकास को बेनिफिट था, उसके टाइम में 4 साल का स्कीम था सीए का। ठीक है, तो वो सरासर करते चला गया और जल्दी हो गया, तो हम लोग दोनों की डिग्री में 1 साल का ही फर्क है। अब क्या है, हम लोग दोनों को मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है आईसीआई को। तो एक बार की बात है, ये चेक से दे रहे थे हम लोग, हालांकि ऑनलाइन का भी सिस्टम होता है, आप ऑनलाइन दे दो, हम लोग चेक से दे रहे थे आईसीआई का फीस। तो दोनों ने अपनी चेकबुक निकाली, मैं भर रहा था फॉर्म्स वगैरह सारे, फिर चेक पे जब साइन करना था, तो मेरे चेक पे तो मैंने साइन किया ही, उसके चेक पे मैंने साइन कर दिया। ये चेकबुक उसका था, हाँ, चेकबुक विकास का था, समझ रहे हो? तो विकास की चेकबुक पे एक पे वो साइन किया, एक पे हम साइन किया, तो उसके चेक पे अगर वो साइन करेगा तो चलेगा, नीचे टाइप्ड विकास के बाद वो साइन कर रहा है, और उसी के चेक के अगले पन्ने पे हम साइन कर दिए, मतलब उसी का चेकबुक से, अपना चेकबुक के बदले, समझ रहे हो? चेक गया, सिग्नेचर सिद्धार्थ का नाम नीचे विकास लिखा, मैच नहीं करेगा, आ गया चेक बाउंस। ट्रस्ट मी, आधे घंटे तक मुझे समझ ही में नहीं आया मेरा बाउंस क्यों किया, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट मेरे अकाउंट से बाउंस कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, और चेक फ्यू थाउजेंड रुपीज का होता है, 2-4 हजार रुपया कुछ होगा, तो बाउंस हो कैसे सकता है? मेरे को समझ ही में नहीं आया आधे घंटे तक। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ कि ये क्या मजाक चला, मेरा चेक बाउंस कर दे, बाउंस कर दे। फिर आधे घंटे बाद मेरा नजर पड़ा, नीचे नाम टाइप किया हुआ है विकास अग्रवाल, तो चेक तो बाउंस होगा ही ना भाई। ऐसे केस में सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होता। ये वो केस है जब बाउंस होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट फंड्स। तब एक बार और चेक मेरा बाउंस हुआ था, वहां पे मेरी गलती थी, अगेन मेरा सिग्नेचर मिसमैच हो गया, मतलब मेरे सिग्नेचर के साथ, अब देखो यार, ये सब सीआईडी वगैरह में सब बोलते हैं कि हमारा सिग्नेचर यूनिक होता है, कुछ नहीं यूनिक होता है, तुम्हारा मैं छाप सकता हूँ, मेरा तुम सिग्नेचर छाप सकते हो, ठीक है, और हम लोग का खुद का सिग्नेचर कांस्टेंट नहीं रहता, बदलते रहता है हर वक्त। ठीक है, मेरे साथ में क्या लफड़ा हो जाता है जिंदगी में साइन का, ऐसे सब वो सिद्धार्थ अग्रवाल है। ठीक है, तो मेरे नाम में 2 बार आर आता है। अब मैं पता नहीं क्या घोंचूगिरी करता हूँ, एक बार आर ऐसे करता हूँ और एक बार आर ऐसे करता हूँ, और उल्टा कर दिया था मैंने, एक्सचेंज कर दिया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा किसमें क्या किया था। ठीक है, एक बार आर ऐसा, एक बार आर ऐसा, उल्टा कर दिया था। अब वो बैंक मैनेजर भी क्या ढिट्टा होगा, मेरे को मालूम नहीं, उसको मालूम है रेगुलर कस्टमर है, अकाउंट है, सब कुछ है, पर बैंक मैनेजर को पता नहीं अपना चोमुगिरी दिखाना था, उसने बाउंस करा दिया। चेक बाउंस के चार्जेस कट जाते हैं उल्टे, 250-300 रुपये चार्ज कट जाता है, तो बाउंस करा दिया कि नहीं, तो मैच ही नहीं कर रहा आपका साइन। ठीक है, बाद में फिर मैंने ठीक करके दे दिया था। तो आजकल ये सब घोंचाबाजी करते नहीं है, वी डोंट डू चेक चेक। आज भी कुछ कुछ पेमेंट्स होते हैं चेक से, जैसे एलआईसी का चेक से ही होता है, कुछ कुछ चीजें चेक से होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें भी किससे हो रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, तो झमेला नहीं है।
सिग्नेचर का बड़ा इशू है। ये 138 नंबर सेक्शन उसने बना ही नहीं है। ये सेक्शन नंबर सबको याद रखना पड़ेगा। 138 क्या नंबर है? 138 बहुत फेमस है। चेक बाउंस का केस है। यहाँ चेक बाउंस हुआ बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। तो क्या होगा बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, शुरू करें। ये टॉपिक चल रहा है 1.5-2 पेज तक, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें छोटे छोटे ज्ञान भरे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, ये एग्जाम में ऐसे ही लिखना है सजा के ब्लैक कलर में, ठीक है। व्हेन अ पर्सन, मी, मुझे क्या बोलोगे? ड्रॉवर। व्हेन अ पर्सन ड्रॉज अ चेक ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब जो मेरा अकाउंट है, जहां मेरा बैंक अकाउंट है, उसको ड्रॉई बैंक बोलते हैं। फॉर पेमेंट टू अनदर पर्सन, लेट्स से पेई या रमेश, पेई है वो, and the check is dishonored due to insufficient balance, then I have committed an offense under section, सजा बोलो, 2 साल तक की जेल और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। एक बहुत फेमस एक्टर है राजपाल यादव, वो इसीलिए चेक बाउंस के केस में जेल भी गए थे। तो ये सीरियस होता है थोड़ा चेक बाउंसिंग का केस, ठीक है। व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ डिसऑनर? दो हो सकते हैं, मेन तो इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर मैंने खुद चेक दिया किसी को और अब मैंने स्टॉप पेमेंट कर दिया। स्टॉप पेमेंट क्या होता है? ऑनलाइन होता है। जैसे मान लो मैंने चेक दिया, मेरे को बाद में लगता है भाई इसको नहीं क्लियर करेंगे, तो मैं अपना नेट बैंकिंग खोलूंगा, उसमें एक स्टॉप पेमेंट का बटन होता है, चेक का डिटेल भर दूंगा, चेक नंबर इतना इतना दबा दूंगा, स्टॉप पेमेंट। इसका मतलब वो चेक जब जाएगा ना सिस्टम में, तो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। तो स्टॉप पेमेंट में भी 138 का केस अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, ठीक है। यस यस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक किसी को ना 5 लाख रुपए का चेक दिया है, ठीक है। अरे किसी को क्या, चलो अभी रक्षाबंधन इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं कराया था डिस्कस क्वेश्चन बैंक में। बहन को मैंने 11,000 का चेक बना के दिया, ठीक है, सही है। 11,000 का चेक बहन को दिया, वो उस लिए वो रक्षाबंधन का, ठीक है। बाउंस हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में मान लो 4,000 रुपए थे, इनसफिशियंट फंड एंड ऑल दैट, बाउंस हो गया। बहन बोलती भाई पे 138 डालेगी, ठीक है, और डाल नहीं पाएगी। 138 का वन ऑफ द कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी अ क्विड प्रो क्यो, मतलब वैलिड कंसिडरेशन। रक्षाबंधन में चेक दिया भाई, वो तो गिफ्ट हुआ ना, तो वैलिड कंसिडरेशन तो है नहीं, तो मेरे पे 130 डाल नहीं पाएगी, ठीक है ना, सिंपल है। गिफ्ट के चेक, डोनेशन के चेक, उनमें 138 नहीं होते। अब आप सोचो कहीं पे कोई चैरिटी हो रहा है, आपने 2 लाख का चेक बना के दे दिया चैरिटी में और बाउंस हो गया। अब चैरिटी वाले क्या तो आपसे पैसा मांग रहे थे, दे दो भैया दे दो, आप अच्छे इंसान हो, आप भगवान के अवतार हो, फलाने ढिमके, और अब वही आप पे 138 का मुकदमा डाल रहे हैं, डाल पाएगा क्या? बोलेगा क्विड प्रो को तो है ही नहीं, 138 का केस नहीं बनेगा। 138 बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अच्छा एक और बात है, 139, 138 के बाद क्या आता है? 139 को बोलते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन, कोर्ट हमेशा प्रेज्यूम करेगा कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो इट इज फॉर सम क्विड प्रो क्यो टू डिस्चार्ज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, मतलब कुछ क्विड प्रो क्यो है, बट इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन। मतलब आप साबित कर सकते हो कि नहीं सर कोई क्विड प्रो क्यो नहीं था, नॉर्मली कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है, ठीक है। 139 नंबर सेक्शन किसके भले के लिए बना है? ड्रॉवर ऑफ द चेक की होल्डर ऑफ द चेक? पागल हो तुम लोग। ड्रॉवर मुकदमा कर रहा है कि मुकदमा खा रहा है? मेरे पे मुकदमा ठुक रहा है ना, तो सेक्शन 139 क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर। वो यही कि ड्रॉवर ने अगर चेक दिया है तो टू डिस्चार्ज लीगली इन्फोर्सेबल डेट दिया ही होगा। तो मतलब अज्यूम्ड है कि कुछ तो क्विड प्रो क्यो है ही, तो 138 का केस वैलिड है। वो तो मैं अगर साबित कर दूं कि नहीं कुछ नहीं था, तो मैं बच जाऊंगा। प्रिजम्पशन मेरे फेवर में कि उसके फेवर में? उसके फेवर में, कि वो 138 का मुकदमा डाल सकता है मुझ पर, ठीक है। वो तो मैं साबित कर दूंगा नहीं ऐसे ही था, बहन आई थी राखी बांधी कुछ नहीं, ठीक है।
ओके ना, क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन देखो इसका, ये हैशटैग पढ़ो, बहुत अच्छा है। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेकंड हैशटैग है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं दिखा रहा हूँ एक बार, इधर देखो। राम ने रोहन से, देख रहे हो क्वेश्चन 32, राम ने रोहन से पुरानी गाड़ी ली थी, 5 लाख और 4 लाख दिया था, बोला 1 लाख रुपए 1 साल बाद देंगे, और दिया भी नहीं। ठीक है, 1 लाख रुपए 1 साल बाद देंगे और दिया भी नहीं। आज रोहन की शादी है, राम ने रोहन को 51,000 का चेक दिया और बाउंस हो गया, गिफ्ट चेक है, बाउंस हो गया। रोहन जाके अदालत में केस कर रहा है, सर ये चेक बाउंस का केस है। तो राम बोल रहा है, सर ये तो गिफ्ट का चेक था, इसकी शादी का गिफ्ट मैंने दिया था। ठीक है, तो गिफ्ट चेक पे तो केस नहीं होता। तो रोहन बोल रहा है, सर गिफ्ट चेक है तो क्या हुआ, 1 साल का तो उधार है ना पहले का, 1 साल का 1 लाख रुपए का उधार है ना, 1 साल पुराना उसके साथ। तो कोर्ट ने बोला पुराने उधार नए गिफ्ट चेक के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, तो ये गिफ्ट चेक बाउंस हुआ तो हुआ, कोई केस नहीं होगा राम पे, राम जीत गया। प्रूविंग वाला पार्ट क्वेश्चन में लिख के देते हैं कि ऐसा ऐसा है, हमें थोड़ा ना प्रूफ करना है। रियल लाइफ में तुमको ऐसा लगता है 51,000 का चेक देगा भी इसको, ये जो 1 लाख रुपए चुकाया नहीं है? क्या मजाक चल। रियल लाइफ में हम लोग किसी को भी चेक देते हैं क्या गिफ्ट में? पहली बात तो चेक देते नहीं, ऊपर से 51,000 का। भाई मेरी शादी में भी मेरे को 51,000 का चेक कोई नहीं दिया आज तक, ठीक है? 51,000 का चेक मजाक चल रहा है, वो 1 लाख रुपए चुकाया नहीं, 51,000 का चेक है शादी में दोस्त की, कौन सा दोस्त, क्या बोलूं मैं। इधर ये सेकंड हैशटैग पढ़ो, गिफ्ट चेक कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ओल्ड ड्यूज। नंबर 5, अच्छा चेक की एक उम्र होती है 3 महीने, 3 महीने बाद वो चेक क्या बन जाता है, स्टेल चेक। और ये केस का टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे चेक बाउंस होगा, सबसे पहले मैं ड्रॉवर को नोटिस भेजूंगा, विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। नोटिस मिलते ही वो मुझे पेमेंट कर देगा, विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। उसने पेमेंट नहीं किया, 15 दिन भी खत्म हो गया, अब मैं 30 दिन के अंदर उसके ऊपर जाके कोर्ट में केस कर सकता हूँ। ठीक है, ये टाइमलाइन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑनर का जब भी क्वेश्चन आएगा 138 का, चुपचाप ये 30 15 30 डेज का जो टाइम लिमिट है, ये लिख के आना है। मतलब पैसा मांग रहा हूँ आपके ऊपर, लीगल केस करने से पहले मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, आप दे दोगे तो नहीं करूंगा लीगल केस। तो चेक बाउंस होते पहले मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, दे दो 30 दिन के अंदर, दे दो 15 दिन, अगले 15 दिन में तुम दे दो, नहीं दोगे तो फिर मैं केस करूंगा। केस ऐसे ही होता है, पहले आप एक नोटिस भेज के क्लेम करते हो, नहीं देगा तो लीगल केस। ठीक है, हाँ इसमें तो हम लोग क्वेश्चन बैंक में किए ना काफी सारा क्वेश्चन। सेक्शन 140, मान लो मैंने किसी को चेक दिया 2 लाख रुपए का, और मेरे अकाउंट में भी 3 4 लाख रुपए है, पर करंट अकाउंट है, तो बहुत सारे और पेमेंट्स मैंने किए थे। उस बंदे के चेक डालने के पहले ही मेरा अकाउंट बैलेंस 2 लाख से कम हो गया, तो अब चेक बाउंस होगा। ठीक है, कोर्ट में जाके मैं इनोसेंट बन रहा हूँ, सर मुझे नहीं मालूम था कि जब वो चेक प्रेजेंट करेगा तो मेरा बैलेंस गिर जाएगा। कोर्ट बोलता है अंडर सेक्शन 140, अंडर सेक्शन, it is the duty of the black color, it is the duty of the drawer to maintain sufficient balance in the bank account so that the check is not dishonored। तो मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी ये पूरा झूठ है बॉस। हेलो, सबसे पहले तो सामने वाला मेरे पे 130 डालने के पहले मेरे पे लीगल नोटिस भेजेगा। अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ, और मेरा बैलेंस गिर गया 2 लाख के नीचे और बाउंस हो गया, तो पहले तो नोटिस भेजेगा। तो नोटिस भेजते मैं बोलूंगा भाई साहब सॉरी गलती हो गई, ले लो पैसा, तो बात जाएगा क्या वहां तक? तो ये कोर्ट के सामने जाके जो बोल रहा हूँ, मैं तो मासूम हूँ, कहाँ से मासूम हूँ? क्योंकि कोर्ट में केस जाने के बाद तो उससे तुमसे पैसा मांगा ही होगा, और तुम मासूम ही होते तो पैसा दे देते। तो ये बात ही कहाँ से उठ रही है कि तुम मासूम नॉट मासूम, मतलब एविडेंट है। वी हैव कंप्लीटेड 19 पेजेस, अब देर आर लास्ट 10 पेजेस।
इधर देखो, वी हैव कंप्लीटेड 19 पेजेस आउट ऑफ 29 पेजेस। अब मैं लास्ट पोर्शन में जाने वाला हूं। मैंने बोला था ना 2/3 एकदम कंसेप्चुअल है, तो ये पिछले 1 घंटे में जो मैंने पढ़ाया है पूरा कंसेप्चुअल था, एकदम समझ में आ रहा सब कुछ है। अब ये जो होने वाला है ये भारी है, ये थोड़ा मतलब भारी इन द सेंस लंबा है, थ्योरेटिकल है, समझ में आएगा, पर थोड़ा सा वैसा है, बहुत ज्यादा मतलब डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट वाला कम है थोड़ा। ओके, तो इसमें हम लोग एंटर करेंगे अभी। ये रहा सेक्शन नंबर 61। शुरू करते हैं। सेक्शन 61, प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन 61 जो भी पढ़ाऊंगा ना, ये 2 पेज का सिंपल है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है ऐसा। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसा देना है वो बिल नहीं बना रहा है, बिल बना रहा है लेने वाला। द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी वो बिल बना रहा है और ऑर्डर दे रहा है कि तुम मुझे पैसा दो। तो इसीलिए बिल बनाने के बाद द पर्सन हु इज लायबल टू पे मस्ट एक्सेप्ट इट, इसीलिए एक्सेप्टेंस जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। नाउ अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये लिखा है दैट इट इज पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट, तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल काउंट होगा कि 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वही इसमें बोला है, ये देखो, लुक एट दिस डायग्राम। सेलर है उधर मिस्टर बी, उसने बिल ड्रॉ किया ए के ऊपर, बिल पेबल अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, तो जब इसको भेजेगा एक्सेप्टेंस के लिए वहां से काउंट किया जाएगा। ब्लू कलर पढ़ो। When a bill is made payable after sight, the maturity period is calculated from the date of acceptance by the drawee. ठीक है, इधर ये 61 कंटिन्यूड, वो क्वेश्चन आंसर था, उसके बाद 61 बिल पेबल। अब वही चीज है, थियोरेटिकल एकदम। बिल्स पेबल आफ्टर साइट must be presented to the drawee for acceptance at usual business hours within reasonable time. तो ज्यादा दिन गैप नहीं होना चाहिए, मतलब जो डेट ऑफ द बिल है और हम लोग जब उसको प्रेजेंट करें एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम इन अ बिजनेस आवर्स ड्यूरिंग बिजनेस डे। कॉन्सिक्वेंस, अभी 2-4 लाइन इसमें ऐसी जो 3-4 बार रिपीट होगी। अगर आपने सही तरह से उसको प्रेजेंट नहीं किया टू द ड्रॉई, देन नो पार्टी इज लायबल। इफ द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, वो भाग गया ड्रॉई एक्सेप्ट करने के पहले ही, तो इसका मतलब बिल इज डिसऑनर्ड। इसको बोलते हैं डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि बिना एक्सेप्ट किए भाग गया ना वो। ठीक है, प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट, अगर हमारे बीच में ये तय हो गया था कि फलाने प्लेस पे हमें प्रेजेंट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, तो वहीं पे प्रेजेंट करेंगे हम। If the drawee has directed a particular place for presentment, then the bill must be presented at that place. और अगर उस प्लेस पे वो ड्रॉई खुद ही जगह बता के भाग गया है, तो we will treat it as dishonored by non acceptance. पोस्ट ऑफिस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। वेयर अग्रीड अपॉन प्रेजेंटमेंट थ्रू अ पोस्ट ऑफिस, जैसे प्रेजेंटमेंट इंसान करता है, बैंक भी करता है, पोस्ट ऑफिस भी करता है। भूलो मत ये 1881 का लॉ है। उस समय पोस्ट ऑफिस बैंकिंग एक्टिविटीज भी किया करते थे। आज भी इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस बैंकिंग एक्टिविटीज करता है। आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, पर मैं बोलूंगा गलती से मत जाना, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस वाले एकदम ही लिजड़े होते हैं, कामचोर। तो पोस्ट ऑफिस एक समय भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव था, मतलब आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पर पोस्ट ऑफिस हर जगह था। तो पोस्ट ऑफिस बैंक का काम करता था, तो यू कैन प्रेजेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। सेक्शन 62, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। सबसे पहले मैंने इसमें कॉन्सेप्ट समझाया। प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि जो देने वाला है वही प्रॉमिस कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। पर फिर भी यहाँ पे एक परंपरा होती है 3 मंथ्स आफ्टर साइट, तो वहां पर एक बार बना देने के बाद फिर से होल्डर जो है दिखाएगा, और तब जाके मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर ब्लू, there is no need of acceptance in promissory note, but still for the calculation of maturity date and maturity period, the bill may be specified as payable after sight. तो वहां पे दिखाना पड़ेगा, फिर वहां से मैच्योरिटी काउंट होगा। ये पूरा लाइन कॉपी पेस्ट है, रिपीट है, जो बिल के लिए पड़ा वही। प्रॉमिसरी नोट अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो कब करूंगा? विद इन रीजनेबल टाइम एट बिजनेस आवर्स एंड बिजनेस डे। अगर नहीं प्रेजेंट किया तो नो पार्टी शैल बी लायबल। कितना वक्त देंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए? हम लोग जब प्रेजेंट करेंगे विद इन 48 आवर्स ही हैज टू एक्सेप्ट। ये तो मैं एकदम स्टार्टिंग बता दिया था। सेक्शन 64,
प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। आप किनको किनको प्रेजेंट करोगे, एक बार जरा इमेजिन करो। पैसा कौन देता है? प्रॉमिसरी नोट में हु इज गोइंग टू पे? मेकर। क्या नाम है तुम्हारा? बिल ऑफ एक्सचेंज में हु इज गोइंग टू पे? ड्रॉई। ड्रॉर थोड़ा पैसा देगा, ड्रॉई। और ड्रॉई जब एक्सेप्ट करता है तो क्या बोलते हैं? तो वहां क्या लिखा है? एक्सेप्ट। और चेक में कौन पेमेंट करेगा? बैंक। ड्रॉई बैंक। कॉन्सिक्वेंस, और अगर हमने ढंग से प्रेजेंट नहीं किया तो नो पार्टी इज लायबल फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट। पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हो और पैसा मांग सकते हो। अब मैं एक बार रुकूंगा और कुछ बता रहा हूं। मान लो देयर इज अ कॉर्पोरेट एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और वो कस्टमर्स उसको पैसा नहीं देके हमेशा बिल्स ही देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्स लिमिटेड इज अ कॉर्पोरेट। वो जब भी माल बेचता है अपने कस्टमर्स को, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके, तो कस्टमर लोग पैसा नहीं देके क्या देते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक्स लिमिटेड का यही धंधा है, माल बेचो बिल्स आएगा। तो एक्स लिमिटेड के पास पाइल पड़ा हुआ है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कलेक्शन के लिए। तो एक्स लिमिटेड ने क्या कर रखा है? बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपना दलाल बना रखा है, एजेंट। तो सारे बिल्स जितने भी आते हैं वो बैंक में दे दिए जाते हैं और बैंक को बोला जाता है जब जब मैच्योरिटी आए ना, आप अपने आप ही प्रेजेंट करना पार्टी को और पैसा लेके मेरे बैंक में क्रेडिट कर देना। बैंक इसके लिए कुछ फीस देता है। बैंक 50 रुपया लेता है। बैंक क्या लेता है? 50 रुपया पर बिल, कलेक्शन चार्जेस। क्या? मैं बैंक से डिस्काउंटिंग नहीं करा रहा हूं। बैंक को अपना कलेक्शन, एक होता है डिस्काउंटिंग कि मेरे को 5 लाख का बिल आया, मैंने बैंक को बोला भाई मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक वाला 3 महीने का ब्याज काट के पैसा दे देगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। यहां पर बैंक इज एक्टिंग एज माई कलेक्शन एजेंट। I have got so many bills on a regular basis that I have to collect on maturity from my customers. So instead of me going and asking them, I want the bank to go and ask. So I have appointed bank as my collection agent. दलाल, दलाल, collection agent. तो बैंक मुझसे 50 रुपया पर बिल लेता है, फीस चार्जेस। मैं बैंक को बोला हाँ ओके। तो बैंक वाला अपने आप ही जितने भी बिल्स है उनका जब जब जो जो मैच्योरिटी गिरता है जाके रेलेवेंट कस्टमर से पैसा लाके मेरे बैंक में क्रेडिट कर देता है। अच्छी बात है कि नहीं है? ये जो सर्विस का प्रेजेंटमेंट हुआ है, प्रेजेंटमेंट टू द कस्टमर, प्रेजेंटमेंट टू द एक्सेप्टर, मैंने प्रेजेंट किया है कि बैंक ने प्रेजेंट किया है? बैंक ने। पोस्ट ऑफिस भी ये काम करता है कलेक्शन का। मैं सारा बिल्स पोस्ट ऑफिस को पढ़ा दूंगा, पोस्ट ऑफिस अपने आप ही मैच्योरिटी पे जाकर कलेक्ट कर लेगा। तो वही वो लोग बोल रहा है कि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कैन बी मेड ऑल्सो थ्रू पोस्ट ऑफिस। यहां पे पोस्ट ऑफिस या बैंक इज एक्टिंग लाइक माई, दे आर एक्टिंग लाइक माई कलेक्शन एजेंट। क्या गलत बात है क्या? सही बात है। एक्सेप्शन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस आए और दोनों में इसका इस्तेमाल किया गया। इट्स अ स्टार। There is no need of presentment if three conditions are satisfied. Number one, it's a promissory note payable on demand, और उसमें कोई specified place भी बोला हुआ नहीं है। It is a promissory note payable on demand and not payable at a specified place. मतलब कोई place of payment भी specified नहीं है, तो इसमें बिना presentment के ही अगले को पैसा देना पड़ेगा। The maker will pay without asking for presentment. मेकर को बिना प्रेजेंट किए वो खुद आके देगा। चेक। अच्छा ये वाली सेक्शन के अंदर ही आता है पर ये अलग टॉपिक है। इधर देखो, ड्रॉई बैंक, कलेक्टिंग बैंक। जैसे मैं सिद्धार्थ हूं, मैंने ना रमेश को 5 लाख का चेक दिया था। 5 लाख का चेक रमेश ने अपने बैंक में डाल दिया, उसका बैंक मेरे बैंक से पैसा मांग रहा है, एचडीएफसी से। अगर ये होता क्या, क्लियरिंग हाउस में इमेज फिजिकल चेक की एक फोटो लेने के बाद उसको काट दिया जाता है। अब फोटो पहुंची है मेरे पास एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक को फोटो पे शक हो रहा है, तो वो सामने वाले बैंक से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इनफैक्ट फिजिकल चेक की कॉपी भी फिजिकल चेक भी मांग सकता है और मांग के अपने पास भी रख सकता है। ये पढ़ना। नंबर वन, in case of suspicion about the genuineness of the apparent tenor। apparent tenor का मतलब होता है चेक पे लिखी हुई जो बातें मुझे, उसको बोलते हैं apparent tenor, वो मुझे स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। रोमन 2, मैं ट्रंकेटेड चेक मांग सकता हूँ। रोमन 3, मैं अपने पास, मैं मतलब एचडीएफसी बैंक अपने पास रख भी सकता है, कैन रिटेन द ट्रंकेटेड चेक। प्रेजेंटमेंट। अब ये हैं बेसिक प्रेजेंटमेंट के कुछ नियम। वन वन लाइनर के सेक्शन आएंगे, आराम से हो जाएगा।
व्हाट आर द आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट? बिजनेस आवर्स, और अगर बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंकिंग आवर्स. नंबर 2, negotiable instrument payable after date or after sight must be presented when? Upon maturity. Promissory note is payable is in installments. मान लो 10 लाख रुपए का promissory note है, बोला गया कि 2-2 लाख के इंस्टॉलमेंट में देंगे एक एक महीने गैप पे, तो हर बार एक एक महीना जब ऐड होगा तो उसमें 3 दिन ग्रेस का ऐड होगा. ठीक है, उससे 15 दिन ऐड नहीं होगा, अल्टीमेटली 3 दिन का असर पड़ेगा. ठीक है ना, जैसे हर मंथ एंड पे एक एक महीना आ रहा है तो 3-3 दिन जोड़ते जाओ. वेयर टू प्रेजेंट, पहले 69 पढ़ो. अगर प्लेस ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड है, then we should present it at that place of payment to charge the maker or drawer. Maker or drawer are the primary persons who are liable to pay. उन पे केस करना है तो उसी प्लेस में करो. लेकिन ऊपर आओ 68, ये क्या है? एक्सक्लूसिव प्लेस. इफ आई वांट टू चार्ज एनी पार्टी, तब तो जो प्लेस है वो एक्सक्लूसिव है, वहीं पे करना है, और किसी प्लेस पे आप कर ही नहीं सकते जो प्लेस ऑफ पेमेंट बोला गया है. Exclusive place payable at a specified place and not at any other place. और नॉर्मल स्पेसिफाइड प्लेस का मतलब जहां बोला वहां करो. अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो सामने वाले के ऑफिस पे या घर पे करो. एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस ऑफ द मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर. अगर उनका कोई प्लेस भी नहीं है तो जहां मिले सड़क पे वहीं पे कर दो. प्रेजेंटमेंट में बी मेड ब्लू कलर इन पर्सन वेयर ही इज फाउंड. स्पेशल रूल्स फॉर चेक. ऐसे तो चेक की उम्र होती है 3 महीने. मैंने किसी को चेक दिया, वो 3 महीने में बैंक में प्रेजेंट कर सकता है. लेकिन एक छोटा सा इसमें कैच है, सेक्शन नंबर 72. मेरे और मेरे बैंक के बीच में रिलेशनशिप चेंज होने के पहले ही आपको चेक प्रेजेंट कर देना चाहिए. तो क्या मतलब? इसका मतलब मान लो मैंने आपको चेक दिया और ये मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने अकाउंट ही क्लोज कर दिया, मैंने अपना बैंक अकाउंट ही क्लोज कर दिया, तो मेरा मेरे बैंक में रिलेशनशिप चेंज हो गया, उसके पहले आपको प्रेजेंट करना चाहिए. रेयर केस है, ये आज के दिन रेलेवेंट नहीं है, ये तो एक तरह की धोखाधड़ी है. मैं मान लो 20 आदमी लोग को चेक दे दिया, फिर अगले दिन जाके अपना बैंक अकाउंट क्लोज करके आ गया मैं, तब तो फिर उसमें सामने वाली गलती नहीं है ना, वो 130 अप्लाई करेगा ही करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, टू चार्ज अदर पर्सन with the people must present the check within reasonable time. Instrument payable on demand. अगर ऑन डिमांड है, कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं है, तो इट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम. और आप किसको प्रेजेंट कर सकते हो? उस बंदे को, मेकर एक्सेप्टेड ड्रॉई, या फिर आला को. आला का फुल फॉर्म मेरे एजेंट को, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मेरे असाइनी को. 75A. If there is a delay in presentment not due to the fault of the holder but due to unforeseen circumstances, then the delay is allowed. When that unforeseen circumstances is removed, then the holder must present it within a reasonable time. 76. ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये 4 पॉइंट का पैकेज है, इसमें अंदर में भी बुलेट्स है, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आया और बहुत बार आया है. What are the cases when presentment is not necessary? जब सामने वाले को चुपचाप आके पैसा देना चाहिए. नंबर 1, सामने वाला भाग रहा है, कुछ आता ही नहीं कि मैं प्रेजेंट करूं. द मेकर एक्सेप्टर इज इंटेंशनली प्रिवेंटिंग द प्रेजेंटमेंट. जैसे जिस दिन मैच्योरिटी पे जाना था उसने अपनी दुकान बंद कर दी, या दुकान खुली है पर वो उसमें नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, ना अपने घर में है ना ऑफिस में, वो इनडायरेक्टली मुझे रोक रहा है प्रेजेंट करने से, तो उसमें मेरी गलती नहीं है. सेकेंड, वो भला मानुष है, यहां पे तो ही इज अ बैड मैन. यहां पे ही इज अ गुड मैन. मेरे प्रेजेंट करने के पहले ही वो खुद आके पैसा दे दिया, तो खत्म, फिर मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. अरे तुम्हारे मांगने के पहले भगवान ने तुमको प्रसाद दे दिया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तुम भगवान से मांगना चाहते थे, भगवान मेरी जिंदगी सुधार दो. ठीक है ना, तुम्हारे मांगने के पहले सुधार दी उन्होंने, लॉटरी लग गई. 3 नंबर, उसने पार्ट पेमेंट कर दिया है, इसमें भी भला मानुष है, उसने पार्ट पेमेंट कर दिया और वचन दे दिया बाकी भी दे दूंगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा आपके पास. राइट. लास्ट,
the maker accepted they don't suffer any damage due to non presentment, तब presentment की जरूरत नहीं है। 77। ठीक है, इसको देखो एक बार, ये बड़ा मस्त है, ये थियरी है और ये क्वेश्चन आंसर में आया था, बड़ा सुंदर है। ये यार एक बार सुनो, मैंने एसबीआई, मैंने बोला ना बैंक को कलेक्शन एजेंट अपॉइंट किया, मेरे पास इतने सारे बिल्स थे, मैंने बैंक को पकड़ा दिया कलेक्शन के लिए, बैंक मैनेजर चोमू खो दिया सारा बिल। तो अब गलती किसकी? बैंक की। अब मैं केस नहीं कर पा रहा हूं उन पे, बैंक इज लायबल टू कॉम्पनसेट मी। ये पढ़ो एक बार, अगर बैंक को मैंने कलेक्शन एजेंट अपॉइंट किया है तो प्लेस ऑफ पेमेंट बैंक माना जाएगा। इफ एसबीआई बैंक मैनेजर लूजेस द बिल नेग्लिजेंटली, देन मैं तो फिर केस नहीं कर पाऊंगा ना बाकी पार्टीज पे, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, क्योंकि अगर बिल प्रोमिसरी नोट बाउंस होता है ना तो उसका नोटिंग करा के फिर केस करना पड़ता है, तो खो दिया है। तब उस केस में गलती किसकी है? बैंक की। बैंक इज लायबल टू कॉम्पनसेट टू मी। पर चिंता मत करो, प्रैक्टिकली अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, कागज खो गया है, जनरली हर कागज वगैरह की कॉपी होती है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त होता है, इंतजाम होता है। सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि बैंक को सावधान रहना चाहिए। बैंक अगर, बैंक की गलती की वजह से अगर मुझे लॉस होगा तो बैंक विल कॉम्पनसेट मी, दैट इज द पर्पस ऑफ द सेक्शन। ये पढ़ लो। बैंक पे ना मेरे को कोई भरोसा नहीं है। रिसेंटली खबर आई, एक औरत ने 50 लाख रुपए का ज्वेलरी अपने बैंक के लॉकर में रखा था, यही कि वही सेफ रहे, वहीं से चोरी हो गया। बैंक लॉकर में तो गलती से भी नहीं रखना चाहिए सामान, तुम्हारा घर ज्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही चोर हैं। वो लॉकर में भी वेवर साइन करा लेते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वैल्यूएबल्स, तो फिर काय का लॉकर? अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो फिर काय का लॉकर? बैंक वाले भी होते हैं यार, चोर होते हैं बैंक। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ए बी सी डी ई पे मैच्योरिटी के टाइम पे ए ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बिल इज डिसऑनर्ड। अब लीगल केस चालू करने के पहले जो होल्डर है ना, उसको नोटरी ऑफिसर के पास जाके नोटिंग कराना पड़ेगा। नोटरी ऑफिसर वापस से वही बिल ए को प्रेजेंट करेगा और ए फिर से नोटरी ऑफिसर को मना करेगा, ले तेरे मुंह पे थूक दिया। तब जाके नोटरी ऑफिसर उस बिल पे लिख देगा नोटराइज्ड, मतलब कि ये नोटेड है, ये डिसऑनर हो गया। नोटिंग या प्रोटेस्टिंग बाय अ नोटरी ऑफिसर इज एन एविडेंस ऑफ डिसऑनर। अब आप डायरेक्टली कोर्ट में केस करो, कोर्ट मान लेगा कि हाँ सच में डिसऑनर हुआ है। अब टाइम वेस्ट नहीं होगा टू प्रूव डिसऑनर, अब सीधा कोर्ट एक्शन चालू करेगा अगेंस्ट द मिस्टर ए। ठीक है, होल्डर मिस्टर ई क्या क्या मांग सकता है? बिल का अमाउंट 5 लाख प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी डेट थी उस दिन, वो मांगने गया, नहीं मिला, पूरा लीगल केस होने के बाद 4 महीने और लग गए, तो जो एक्स्ट्रा 4 महीने उसका ब्याज दो एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, प्लस हम लोग का लीगल कॉस्ट लगा होगा कोर्ट में जाने का, नोटरी कराए नोटिंग चार्ज लगा होगा, वो भी दो, सारा पैसा मांग सकते हैं, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेस सब। पॉइंट नंबर 1, क्या मांग सकते हो? अमाउंट प्लस एक्सपेंसेस। कितना ब्याज मांग सकते हो? 18%। 5 नंबर, जितना भी अमाउंट ड्यू है उसके बदले वो सामने वाला जो मिस्टर ए वो एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट बना के भी दे सकता है, अगर ई को स्वीकार है तो। जैसे ए ने कोर्ट में बोला कि सर मैं पैसा नहीं मेरे पास, मैं एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट दे दूं, तो वो भी चलेगा। अगर ई बोलता है ओके तो ठीक है, ई बोलता है नहीं तेरे पे भरोसा नहीं है, तो फिर नहीं, तो फ्रेश बिल दिया जा सकता है। अब ये वाला जो फॉरेन एक्सचेंज है मैं बता देता हूँ, एक डायग्राम देखे।
सुनो, अच्छा ये बात सुनो ना प्लीज, स्टॉप, ध्यान दो। एक जो मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है, कहाँ का बंदा है? पागलों, मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट कहाँ का बंदा है? इंग्लैंड का है, ठीक है। और अपना लेने वाला जो बंदा है वो कहाँ है? होल्डर इंडिया का है, प्लेस ऑफ पेमेंट इंडिया। अब सुनो ध्यान से, जब ये इंस्ट्रूमेंट बना था ना 3 महीने पहले, जब ये इंस्ट्रूमेंट बना था 3 महीने पहले, तब पाउंड चलता ना इंग्लैंड में, तो तब रुपया पाउंड का रेट था 115 रुपया, ठीक है। लेकिन 3 महीने बाद क्या रेट चल रहा है? 120 रुपया। इंस्ट्रूमेंट में क्या अमाउंट लिखा है? 1 लाख पाउंड। 1 लाख पाउंड। द क्वेश्चन इज, जो बंदा इंडिया में बैठा है उसको 1 लाख पाउंड 115 रुपए के रेट पे मिलेगा कि 120 रुपए के रेट पे मिलेगा? When the instrument was drawn, उस समय 115 था, बट जो मैच्योरिटी डेट, जब पेमेंट का टाइम है, तब भाव चल रहा है 120। तो मैं इंडिया में हूं, मुझे पैसा 115 के हिसाब से मिलेगा कि 120 के हिसाब से मिलेगा? यहीं पे सेक्शन 117 कूद के आता है और बोलता है करंट रेट पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? करंट। करंट कितना है? 120। बिकॉज 117 का मकसद है कि होल्डर को लॉस नहीं होना चाहिए ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। तब फिर कहानी, तुम फैक्ट्स बदलोगे तो सही बदल जाएगा। फिर तो इंस्ट्रूमेंट का सब कुछ हम लोग डेटा बदल सकते हैं, ठीक है ना। तुम ही लंदन चले गए पैसा लेने, ठीक है। इधर अमाउंट कैलकुलेटेड एट व्हाट रेट? करंट रेट। पर्पस है कि होल्डर को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से लॉस होना नहीं चाहिए, तो करंट रेट पे होगा ये मान के। अब उल्टा भी तो हो सकता है सर, 115 के बदले गिर के भाव 113 हो गया तो भाई आपको लॉस लगेगा। नियम है एक करंट रेट लेंगे। 117 नंबर सेक्शन क्या बोलता है? दिस इज अ प्रिजम्पशन वाला सेक्शन, कि नॉर्मली हम लोग ये सब मान के चलते हैं अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रोवन। अब जैसे इसने बोला कि सर लेकिन दोनों पार्टी में मान लो पहले एग्री हो गया था कि प्लेस ऑफ ड्राइंग का रेट लेंगे, तो वो, या ये भी हो सकता है कि हेजिंग कराया था। हेजिंग में क्या होता है कि हम लोग को तो पता नहीं भाई रेट क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो दोनों पार्टी ने पहले एग्री कर लिया था इस रेट पे ही हम लोग करेंगे पेमेंट, चाहे जो भी हो जाए, तो फिर वो, ये सेक्शन रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है? ये प्रिजम्पशन है कि कुछ नहीं बोलोगे तो ये मान लेंगे। अब आपने जैसे बोला ब्याज 18%, ब्याज 18%। अब कल को दोनों पार्टी के इश्यू में तय हो गया था कि लेट होने पे ब्याज 12% है, तो आंसर 12%। तो दोनों पार्टी में क्या तय हुआ था वो तो आंसर में आएगा नहीं, आंसर में तो वो आएगा जो सेक्शन में लिखा है, ठीक है ना। प्लीज, ओके, दिस कंप्लीट्स आवर रिविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, देखो कोई भी रिवीजन जो होता है वो मैराथन क्लास या रिवीजन क्लास का मकसद होता है एक बार किक स्टार्ट देना, बट दैट इज नॉट इनफ। एक सेल्फ रिवीजन होता है धीरे धीरे, जिसमें हम याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैराथन में मैं सारी बातों को फटाफट बोल दूंगा, समझा दूंगा, पर मेमोराइज करने में वक्त लग सकता है। तो मेमोराइज के लिए एक बार फिर खुद से कॉपी से रिवाइज करना चाहिए तुमको। और क्वेश्चन बैंक अगर मौका पड़े तो जरूर एक बार देख लेना चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कम से कम, जो एच मार्क्ड है ना, हार्ड मार्क्ड, वो वाले क्वेश्चन बैंक में मैंने मार्क कर रखा ना, इजी मीडियम हार्ड, तो हार्ड वाला कम से कम देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। थैंक यू।